Computer Science Class 11 Chapter number 1 Short Rips on Questions. First question है, what is the principle of duality in Boolean algebra and why is it important in digital logics? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. उन्होंने पहले हमसे एक प्रिंसिपल पूछा है, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस जो डिजिटल लॉजिक्स में है. The principle of duality in Boolean algebra states that every algebraic expression remains valid. वो कब वैलिड होती है? जब हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं उसके ऑपरेटर्स को एंड ऑपरेशन से और ऑपरेशन में. जब भी हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं एंड से और में एंड ऑल्सो इंटरचेंज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 and 1. दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स द सिमेट्रिक नेचर ऑफ बुलियन ऑपरेशंस एंड हेल्प इन सिंप्लीफाइंग एंड वेरीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशंस. जब हम उन पर ये 2 ऑपरेशंस अप्लाई कर देते हैं तो वो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं और वेरीफाई भी कर देते हैं. नेक्स्ट पार्ट, इम्पोर्टेंस इन डिजिटल लॉजिक्स. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इसकी है सिंप्लीफिकेशन. ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्सिटी को जो सिस्टम में होती है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. डुअलिटी हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशंस. ठीक है, इन सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग एफिशिएंट डिजिटल सर्किट्स. अगर कोई भी डिजिटल सर्किट्स बनाने हैं और हमें उसकी एफिशिएंसी 100% चाहिए तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाइड होना बहुत ज़रूरी है. कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए एफिशिएंट वर्किंग के लिए. सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस लेड टू फ्यूअर गेट्स एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंस इसकी है वेरिफिकेशन. इट असिस्ट इन वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन. इसका जो इम्पोर्टेंस है वेरिफिकेशन, आपके पास जो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है उसको वेरीफाई कर देता है उसकी करेक्टनेस को कि ये करेक्ट है या फॉल्स है. एंड द डिज़ाइंस ऑफ डिजिटल सर्किट्स बाय इंश्योरिंग दैट डुअल फॉर्म्स मेंटेन लॉजिकल कंसिस्टेंसी. ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है. थर्ड है डिज़ाइन. अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी डुअलिटी कैन गाइड द डिज़ाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट्स. अगर बहुत ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट्स हैं आपके सिस्टम के तो उसका डिज़ाइन सिंप्लीफाई करने के लिए जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसके लिए भी डिजिटल लॉजिक की यूज़ होता है, विच आर ऑफन यूज इन क्रिएटिंग रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम. एक तो वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है और दूसरा वो रिलायबल और फॉल्ट टॉलरेंट डिजिटल सिस्टम्स भी डिज़ाइन कर देता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू मेमोरी सर्किट्स यूजेस लॉजिक गेट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये, हाउ गिव देयर सिग्निफिकेंस इन डिजिटल सिस्टम. फिर उसका सेकंड पार्ट में इम्पोर्टेंस भी बताना है, सिग्निफिकेंस भी बताना है. तो फर्स्ट हाफ का आंसर देंगे, मेमोरी सर्किट्स यूजेस लॉजिक गेट्स टू क्रिएट फंडामेंटल कंपोनेंट्स लाइक फ्लिप फ्लॉप्स फॉर स्टोरिंग इंडिविजुअल बिट्स. ये उसका यूज़ है. दीज फ्लिप फ्लॉप्स कंबाइंड इन रजिस्टर्स to store multiple bits and in RAM for dynamic data storage. RAM में वो dynamic data storage के लिए होते हैं और ROM में fixed data और cache memory को access करने के लिए होते हैं. Employs ROM uses gates to access fixed data and cache memory. Employs complex logic gates to quickly retrieve data based content. ये उसका working process है. नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस कि ये डिजिटल सिस्टम में किस लिए प्रेजेंट होता है, इसका पर्पस क्या होता है. तो फर्स्ट हमारे पास है डाटा स्टोरेज, एसेंशियल फॉर टेम्पररी एंड परमानेंट डाटा. हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए चाहे हम उसको टेम्पररी तौर पर स्टोर कर रहे हो या परमानेंट तौर पर, इसका इम्पोर्टेंस है डाटा स्टोरेज के लिए. नेक्स्ट है डाटा रिट्रीवल. इंश्योर्स क्विक एंड रिलायबल एक्सेस टू स्टोर डाटा. आपके सिस्टम में कहीं पर भी अगर वो डाटा पड़ा है तो ये सिस्टम आपको वहाँ तक क्विकली पहुँचा देगा, फ़ौरन आपको अपने पॉइंट पर पहुँचा देगा. नेक्स्ट है सिक्वेंशियल लॉजिकल ऑपरेशंस इनेबल क्रिएशंस ऑफ काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स. ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है. कंट्रोल एंड टाइमिंग मैनेजेस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन विद सिस्टम्स क्लॉक. जो आपका सिस्टम क्लॉक है उसका और मेमोरी ऑपरेशन का इनको मैनेज करता है. लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. मेंटेन्स डाटा इंटीग्रिटी विद मैकेनिज्म्स लाइक पैरिटी बिट्स एंड ECC. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड 2 एग्जांपल ऑफ डाटा इनकोडिंग
एंड डिकोडिंग। कोई सी ऐसी एग्जांपल आप लोगों ने देनी है जिसमें डाटा इनकोड हो रहा हो और डिकोड हो रहा हो, और उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो इसमें भी यूज़ होते हैं, जनरेट पैरिटी बिट्स फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। पहले वो एरर को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो करेक्ट करने की रिकमेंडेशन भी देते हैं। ड्यूरिंग इनकोडिंग द डाटा बिट्स आर कंबाइंड विद पैरिटी बिट्स कैलकुलेटेड यूजिंग XOR गेट्स। कौन से गेट्स? लॉजिक गेट्स में से XOR गेट्स जो होते हैं वो इसके लिए यूज़ होते हैं, एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड्स के लिए। ड्यूरिंग डिकोडिंग द रिट्रीव बिट्स आर चेक्ड यूजिंग XOR गेट्स। उसको इनकोडिंग करते हुए भी इसी से चेक किया जाता है और डिकोडिंग करते हुए भी। गेट्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एनी एरर्स। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो सिस्टम में एरर मौजूद है और उसको करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास लॉजिकल गेट्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। आपके पास कोई भी कोड अगर बाइनरी फॉर्म में है और उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी हमारे पास लॉजिकल गेट्स का यूज़ होता है। इन डिजिटल सिस्टम कन्वर्टिंग बाइनरी कोड टू ग्रे कोड एंड वाइस वर्सा, यानी अगर आप ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन्वॉल्व्स लॉजिक गेट्स। इसमें भी लॉजिक गेट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। दिस कन्वर्जन हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स। इसको हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, बहुत कम हो जाएं। इन डिजिटल कम्युनिकेशन इसमें भी XOR गेट यूज़ होता है, आर टिपिकली यूज्ड इन कन्वर्जन प्रोसेस टू जनरेट द ग्रे कोड फ्रॉम द बाइनरी कोड टू डिकोड ग्रे कोड बैक टू बाइनरी। इनकोड करने के लिए ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और डिकोड करने के लिए बाइनरी कोड को दोबारा डिकोड कर देंगे ग्रे कोड में, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 यूजेस ऑफ लॉजिकल गेट्स। बुक में आपसे 3 मांगे गए हैं, आपको इनमें से जोन से भी 3 अच्छे लगते हैं वही यूज़ कर लें, मैं समझा दूँ। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन। लॉजिकल गेट जो है वो सबसे पहले हमारे पास डिजिटल सर्किट जो हमने डिज़ाइन करने होते हैं उसमें यूज़ होता है। फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी जो इजीली हम उसको आइडेंटिफाई ना कर सकें कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, जैसे कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर अगर कभी खोल के देखा हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका सर्किट डिज़ाइन होता है, स्मार्टफोन का उससे भी ज़्यादा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? लॉजिकल गेट्स ही यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। लॉजिकल गेट्स ही हम लोग डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए भी और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए भी। दोनों में हमारे पास लॉजिक गेट्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। थर्ड है कंट्रोल सिस्टम्स फॉर डिसीजन मेकिंग इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड मशीनरी। बहुत सारे डिसीजन हमारे जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, वो हमारा असल में कंट्रोल सिस्टम्स का जो लॉजिक गेट है वो उस पर अप्लाई हुआ होता है। नेक्स्ट है मेमोरी स्टोरेज इन रैम एंड अदर मेमोरी डिवाइसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। रैम में जो मेमोरी स्टोर होती है ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी लॉजिकल गेट्स ही की वजह से होती है। इसका ऑपरेशन भी लॉजिकल गेट्स ने ही डिराइव किया है। नेक्स्ट है सिग्नल रूटिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू मैनेज डाटा फ्लो एंड सिग्नल पाथ्स। सिग्नल रूटिंग में भी लॉजिकल गेट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका प्राइमरी पर्पस यानी मेन जो बिल्कुल बेसिक मकसद है ना वो क्या है? तो प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिज़ाइनिंग। सबसे पहली चीज़ हमेशा डिज़ाइनिंग आएगी, फिर हमारे सिस्टम की डेवलपिंग, फिर उसको टेस्ट करना यानी कि वो ठीक है, करेक्ट है या फॉल्टेड है। हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो भी सिस्टम है, उसको टेस्ट करना, वेरीफाई करना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, उसको मेंटेन करना। इंश्योर हाई क्वालिटी रिजल्ट्स, यानी अगर उसमें कोई यूज़र इनपुट करेगा कोई भी डाटा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हाई क्वालिटी आना चाहिए। एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंसी उसकी बेस्ट होनी चाहिए। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 1 2 3 करके, या सिंपल भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं ये जो बनाने के हैं उसके हम लोगों ने नेम लिखने हैं सिर्फ। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस।
तो इसकी एनालिसिस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले हम वो लेंगे, तो फिर हम सेकंड पॉइंट्स में उसको डिज़ाइन कर देंगे अपना प्रोग्राम या सिस्टम बनाने के लिए। थर्ड में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, यानी या तो हम उसकी कोडिंग कर देंगे स्टेप होगा, फिर उसको टेस्ट करेंगे कि क्या वो ठीक है, वो जो पॉइंट है, वो जो प्रोग्राम या सिस्टम हम लोगों ने बनाया है वो काम कर रहा है, वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे उसको। फिर है डिप्लॉयमेंट, उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये 6 फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी स्टडी इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज़ द फिजिबिलिटी स्टडी इम्पॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है ना वो इस फील्ड में क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी हमें 3 रीजंस बताएं। तो चलते हैं। अ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉर द फॉलोइंग 3 रीजंस। सबसे पहली है इसकी एसेसबिलिटी। तो ये हमें बताता है कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है ना, क्या वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली फीजिबल है। इकोनॉमिकली फीजिबल होने का मतलब है कि अगर हम उस पर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी उतना होगा जितना हम उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी हम उस पर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने हम उस पर और चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब इसका आउटपुट आएगा वो हमें उस सब के मुताबिक मिलेगा, इसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें बताता है। प्रिवेंटिंग इन्वेस्टमेंट इन अनवर्केबल सॉल्यूशंस। हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी उसमें, तो अनवर्केबल सॉल्यूशंस में ये हमें इन्वेस्ट करने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है आइडेंटिफाइंग रिस्क्स। आपके सिस्टम में बहुत सारे पोटेंशियल रिस्क होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो हमें बेटर प्लानिंग या मिटिगेशन के लिए इसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। It ensures that the project has the necessary resources including time, यानी कि necessary यानी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी जो हैं। फर्स्ट है उसमें सबसे पहली चीज़ हमेशा टाइम होती है, दूसरी हमेशा बजट होती है, और थर्ड आपके एक्सपर्टीज़ होते हैं कि उस लास्टली उन पर ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा या फिर अनसक्सेसफुल रहेगा। तो इसको भी पता लगाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द डिज़ाइन फेज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में अभी हमने पढ़ा है कि डिज़ाइन फेज हमेशा फर्स्ट फेज होता है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, इसको क्या वजह है इसकी कि हम डिज़ाइन फेज हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह कंट्रीब्यूट करता है, इसका आंसर हम देंगे कि डिफाइनिंग आर्किटेक्चर। इट एस्टेब्लिशेस द सिस्टम्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। जो आपका सिस्टम है उसका ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर जिस तरह वो नज़र आता है उसको डिफ़ाइन करता है, जो आपका हार्डवेयर है उसको भी और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको भी। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट गाइड करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। इट प्रोड्यूस डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डाटा मॉडल्स। क्या होता है इसमें, डाटा मॉडल्स होते हैं, इंटरफेस डिज़ाइंस होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, और इंश्योरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट आर क्लियरली एड्रेस्ड। ठीक है, ये इसमें डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी देते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन। इट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर डेवलपर्स टू फॉलो, रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी, इसको रिड्यूस करने के लिए, एंड स्ट्रीम लाइनिंग यानी उसको ईजी करने के लिए, द कोडिंग प्रोसेस आपका जो भी है उसको स्ट्रीम लाइन ईजी करने के लिए हमारे पास फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और ये आपके डिज़ाइन फेज का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको टेस्ट करने का या वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस आखिर क्या है, ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास फर्स्ट है इंश्योर्स क्वालिटी। जब हम उसको टेस्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं तो उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डिफेक्ट्स, कोई भी कमी बेशी, कोई भी गलती, वो ख़त्म हो जाते हैं, और इस तरह से वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिस्टम की और जो फंक्शन होता है उसको करेक्टली फॉलो कर पाता है। तो ये हमारे सिस्टम की क्वालिटी है जिसको ये इंश्योरिटी बनाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस रिस्क।
कोई भी डिटेक्ट इश्यूज अर्ली कोई भी रिस्क जो आपके कंप्यूटर में है उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसके रिस्क को रिड्यूस कर देता है। फेलियर्स यानी आपका सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, फेलियर है उसमें, वो भी उसको रिड्यूस करता है। और कॉस्टली पोस्ट डिप्लॉयमेंट फिक्सेस, ये सारे रिस्क को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है वैलिडेट्स फंक्शनैलिटी। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो वैलिडेट रहती है। इट कन्फर्म्स दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। जो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपने जो उसका डाटा बनाया हुआ था अपने जहन में, वही वो कर रहा है, यानी जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो उसी तरह फंक्शन कर रहा है। इन डिफरेंट सिनेरियोज, कोई भी सिनेरियो आप उसको देते हैं वो उसी तरह उस पर परफॉर्म करता है। इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन, यानी जो भी यूज़र आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है उसको अगर रिलायबल है, इजी है और वो सेटिस्फाइड है, तो ये आपके सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एडवांटेजेस एंड 2 एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जो बस टोपोलॉजी है जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी 3 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेजेस लिखनी है। यहाँ पर मैंने 4 लिखी हैं, आपको जोन सी अच्छी लगती है इनमें से 3 और 2 आप वही लिखें। फर्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। इसका एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये कम पैसों में तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। रिक्वायर्स लेस केबल एंड देन अदर टेक्नोलॉजीज़ में जितनी केबल यूज़ होती है यहाँ पर उससे लेस यूज़ होती है। मेकिंग इट चीपर टू इम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास थोड़े कम पैसों में आ जाता है। ईजी टू इंस्टॉल, यानी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी इंसान उसको कर सकता है। ईजी टू एक्सपेंड, न्यू डिवाइसेस कैन बी एडेड विदाउट डिसरप्टिंग द नेटवर्क। कोई भी आप डिवाइस अगर उस सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं तो वो कोई उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बगैर उसमें ऐड हो जाएगा। मिनिमल केबल यूजेज, कोई भी आपकी जो केबल यूज़ है उसको कम कर देगा, एफिशिएंट कर देगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब ये सारे इसके एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो है नेटवर्क फेलियर्स। कोई भी अगर मेन केबल में एक भी डिस्टर्ब आ गया, एक भी ब्रेक आ गया ना, तो आपका जो एंटायर नेटवर्क होगा, जो पूरे का पूरा नेटवर्क होगा ना, एंटायर नेटवर्क, वो फेलियर का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इशू। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेड्स विद इंक्रीज ट्रैफिक एंड मोर डिवाइसेस। हम लोगों ने अभी यहाँ पर कहा कि आप इसमें कोई भी डिवाइसेस इजीली ऐड कर सकते हो बगैर किसी नुकसान के। तो जब आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इसमें ऐड कर दोगे ना, तो आपकी जो नेट परफॉर्मेंस होगी, नेटवर्क परफॉर्मेंस, वो डिग्रेड हो जाएगी, जो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। कोई इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। एज मोर डिवाइसेस आर एडेड, जब हम इसमें और डिवाइसेस ऐड करेंगे, द नेटवर्क कैन बिकम स्लोअर एंड लेस रिलायबल। इसकी रिलायबिलिटी इसकी वजह से कम हो जाएगी। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग होता है आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको शूट आउट कर दोगे, आप उसको ईजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन इस सिस्टम में बस टोपोलॉजी नेटवर्क में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम्स कैन बी चैलेंजिंग एज इश्यूज कैन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड रिडेंसी इन नेटवर्क। तो इसके हमारे पास मेश टोपोलॉजी किस तरह से रिडेंसी देता है। इसके हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑफरिंग मल्टीपल पाथवेज फॉर डाटा टू ट्रेवल। इफ वन पाथ फेल्स अदर कैन स्टिल कैरी द डाटा। फॉल्ट टॉलरेंस, द नेटवर्क रिमेन्स ऑपरेशनल इवन इफ और वन और मोर कनेक्शंस फेल। कोई आपका वन या मोर कनेक्शन फेल हो जाएंगे तो आपका फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा, उसकी रिलायबिलिटी हमेशा इंक्रीज रहेगी। Redundant connections reduce the risk of network downtime and data loss as there are backup paths available. Next question है compare and contrast horizontal scalability and vertical scalability. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की, एडिंग मोर इंस्टेंसेस और सर्विसेज और एप्लीकेशन ऑफ अ सर्विसेज और एप्लीकेशन टू हैंडल इंक्रीज्ड लोड। इसके मुकाबले जो हमारे पास वर्टिकल स्केलेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन है अपग्रेडिंग द रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जो आपका सीपीयू है सिस्टम का या जो आपकी रैम है उसको अपग्रेड करने के लिए, ऑफ अ सिंगल सर्वर टू हैंडल इंक्रीज लोड, जो आपका लोड इंक्रीज हो रहा है। आप इसको टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट इसका है इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड अक्रॉस द
मल्टीपल मशीन्स और इंस्टेंसेस। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स। इसकी एडवांटेजेस हैं इसके एडवांटेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, ये बहुत इजीली अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है किसी भी कैपेसिटी को, ये बहुत इजीली हम इसे कुछ रिमूव्स कर लेते हैं, ये फॉल्ट टॉलरेंट है, ये इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस हैं सिंप्लिसिटी, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाइड है, और परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है। डिसएडवांटेजेस हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, और ओवरहेडिंग। यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस हैं लिमिट्स, ठीक है, इसकी जो लिमिट होती है, आप कोई भी प्रोग्राम जो है या सर्वर वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा फर्दर काम के लिए। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कोई भी सिंगल पॉइंट अगर आप फेलियर है तो वो आपका डाटा लॉस कर सकता है, और कॉस्ट, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो गिव इट सिग्निफिकेंस इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास डिजिटल अटैक्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और डिसरप्शन से बचने के लिए जो सिक्योरिटी है उसका नाम साइबर सिक्योरिटी है। ये इसकी डेफिनेशन देख लें। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आजकल के दौर में, तो प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके सिस्टम की जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन्स ट्रस्ट, ये ट्रस्ट को बरकरार रखता है। प्रिवेंट्स फाइनेंशियल लॉस, आपके सिस्टम की वजह से आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। सपोर्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत क्रिटिकल है, हेल्थ केयर का है, एनर्जी का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, उसको साइबर थ्रेट से बचाने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है 3 कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, वो है फिशिंग, ठीक है, ये क्या होता है, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय मास्करेडिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी, आपके सिस्टम से वो कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो भी हरकत करता है उसको फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मॉलवेयर, ठीक है, ये इसलिए डिज़ाइन होता है कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सके। नेक्स्ट है रैंसमवेयर, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है जो डाटा को इनक्रिप्ट करता है और हाई पेमेंट फॉर इट्स रिलीज, और फिर आपका डाटा इनक्रिप्ट करने के बाद आपसे पैसे मांगता है कि आपको अगर अपना डाटा चाहिए तो इसको पे करें। नेक्स्ट है इसका डेनियल ऑफ सर्विसेज DOS अटैक्स, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं, और मैन इन द मिडल MIT अटैक्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनक्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ डज इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। जो इनक्रिप्शन है ना, ये साइबर सिक्योरिटी में इसका क्या रोल है और इसका क्या काम है कि आपका सेंसिटिव डाटा जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है रोल, उसका आंसर होगा सिक्योरिंग डाटा, ठीक है, इसका जो एक रोल है ये सिक्योरिंग डाटा में प्ले करता है, और सेकंड ये प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियली, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, उसकी जो सपोर्ट ऑथेंटिकेशन है, आप इसकी सिर्फ हेडिंग भी लिख दें नो प्रॉब्लम, ये सपोर्टिंग ऑथेंटिकेशन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है ना, एंड हाउ डज इट प्रोटेक्टिव सेंसिटिव डाटा। तो बाय इनक्रिप्टिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन सेफगार्ड इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा ब्रीचेस एंड एवरस्टॉपिंग, thus enhancing the overall cyber security. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन मेथड्स। जो आपके पास इनक्रिप्शन की सिमेट्रिक मेथड्स हैं और जो एसिमेट्रिक मेथड्स हैं, इनको आपस में हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में जो की यूजेज है वो है यूज़ अ सिंगल की फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन करने के लिए भी और डिक्रिप्शन करने के लिए भी आपके पास सेम सिंगल की यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में की यूजेज जो है वो पेयर ऑफ कीज़ यूज़ होता है, ठीक है। प्राइवेट की, पब्लिक की हमारे पास इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, जो पब्लिक की है वो इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, और जो प्राइवेट की है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, लेकिन सिमेट्रिक में एक ही की यूज़ होती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, जनरली फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ये फास्टर भी होता है, एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है ड्यू टू सिंपल एल्गोरिथम्स, क्योंकि इसका एल्गोरिथम जो होता है वो सिंपल होता है, जबकि यहाँ पर परफॉर्मेंस स्लोअर होती है, यही इसका डिफरेंस है। और इसकी वजह क्या है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, यहाँ पर सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं। इसको भी आप कॉलम बनाकर लिख लें, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है की डिस्ट्रीब्यूशन।
की मस्ट बी सिक्योरली शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विच कैन बी चैलेंजिंग। हम लोगों के जो सिस्टम की है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान ईजीली शेयर्ड हो जानी चाहिए और ये हमारे पास चैलेंजिंग भी है। यहाँ पर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, सिंप्लीफाइड होती है और ये चैलेंजिंग नहीं होती। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स और DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, ये इसके एल्गोरिथम की एग्जाम्पल है। यहाँ पर है रेविस, शामिर, एल्डमैन और ये ECC इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पर यूज़ केस है इनक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ड्यू टू इट्स स्पीड और यहाँ पर है सिक्योरिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा। तो ये इसका ज़्यादा सारा डिफरेंस पता लग गया। आप इसके कोई सी थ्री पॉइंट्स लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कीप देयर सॉफ्टवेयर अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। किसी भी एक बंदे को, इंडिविजुअल को या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको अपने सॉफ्टवेयर अप टू डेट क्यों रखने होते हैं, ये हमें बताने हैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में। अपने सॉफ्टवेयर वो लोग अपडेट्स रखते हैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में हमने बताना है। तो इसकी वजह है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पैचेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स। जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो कोई भी न्यू थ्रेट जो होगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इन्हांस्ड फीचर एंड इम्प्रूवमेंट्स, कंपाइलेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये सारी जो वजूहात हैं ना, इसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स में। और रेगुलर अपडेट्स हेल्प सेफगार्ड अगेंस्ट न्यू थ्रेट्स एंड मेंटेन द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा। अगर आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखेंगे जो उसमें रेगुलर थ्रेट्स अपडेट हो चुके होंगे, तो फिर आपका सिस्टम जो होगा वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 2FA। 2FA है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये करने की ज़रूरत क्यों करनी पड़ती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? इज़ अ सिक्योरिटी प्रोसेस वेयर यूजर्स प्रोवाइड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यानी आप कोई से दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट होते हैं। एक जगह पर आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, दूसरे पर आप अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, या फिर आप जो है ईमेल आईडी लॉगिन करने के साथ साथ अपना कोई पासवर्ड दे देते हैं। तो आपको कोई से दो फैक्टर्स देने होते हैं कि हमेशा आपको दो बार वो आपको बताए। कोई एक बंदा अगर आपका एक पासवर्ड हैक कर लेना तो उसको आपका दूसरा पासवर्ड किसी तरह ना पता चल सके और आपका सिस्टम सेफ रहे। तो यहाँ पर ये होता है पासवर्ड और VPN और पिन जो आपको पता होनी चाहिए और जो आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या आपका पासवर्ड, और आपके पास होना चाहिए कोई आपका स्मार्टफोन या ऑथेंटिकेशन ऐप जो आपको बताए कि आप वही हैं जो यूज़र हैं, और हार्डन और टोकन या टेक्स्ट मैसेजिंग कोई कोड, ये आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए होना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इन्हांस सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपकी जो सिस्टम है ना उसको एक अदर लेयर लगा देता है, आपके पासवर्ड को मोर सेव कर लेता है। कोई भी शख्स आपका सिस्टम हैक नहीं कर सकता। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कॉन्फिडेंशियल थेफ्ट, क्रेडेंशियल थेफ्ट। आपका पासवर्ड अगर किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने हैक कर लिया, और या आपका फ़ोन गुम हो गया और उस पर वो कोड सेंड हो गया, तब भी वो आपका जो सेकेंड फैक्टर होगा जो आपने रखा होगा उसकी वजह से आपका सिस्टम सेफ रहेगा। मिटिगेट्स फिशिंग अटैक्स, ये आपके फिशिंग अटैक्स को भी मिटिगेट करता है। किसी भी यानी आपका पासवर्ड कोई ढूंढ ले, अटैक कर दे आपके सिस्टम पर, स्टिल वो आपका सेकंड फैक्टर जो आपने रखा होगा, आपका कोई डिवाइस या आपका कोई और पिन कोड, उसकी वजह से आपका सिस्टम सेफ रहेगा। ओवरऑल इसका वही है कि आपका सिस्टम सेफ रहेगा बहुत सारे उससे, बस वर्डिंग थोड़ी चेंज रखनी है चारों में। आप इसकी इंपॉर्टेंस में इसके सिर्फ हेडिंग्स लिखना चाहते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं पॉइंट्स बनाकर, या आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर। आपका जो सिक्योरिटी पोस्चर है ना, जिस तरह वो दिखता है ओवरऑल, तो ये उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और जो उसके वेरीफाइड यूज़र्स हैं ये उसको भी रिस्क से बचाता है, डेटा ब्रीचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हाउ डज इट वर्क। प्राइमरी पर्पस यानी जो बहुत बेसिक पर्पस है वो फायरवॉल का क्या है,
ठीक है, फायरवॉल जो भी है एक नेटवर्क में, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो हमारे पास है अ फायरवॉल्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग ट्रैफिक। आपके नेटवर्क पर जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी आवाम आ रही है, उसको यूज़ कर रही है, तो उसका जो प्राइमरी पर्पस है उसका है कि वो उस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा, कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो ट्रस्टेड नेटवर्क से आ रहे हैं या अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। इट वर्क्स बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको फ़िल्टर करते हैं। अक्सर आप लोगों ने वॉइस फ़िल्टर करना या वेबसाइट फ़िल्टर करने के बारे में सुना होगा, तो वो भी इसको असल में प्रोटेक्ट ही कर रहे होते हैं। तो वो आपके ट्रैफिक प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको फ़िल्टर कर रहा होता है बेस्ड ऑन रूल्स अलाइंग और ब्लॉकिंग डाटा पैकेट्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ट्रस्ट। अनऑथराइज यानी जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है और वो आपके पास थ्रेट्स वगैरह के भी लेकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है लेंथ। आपका पासवर्ड एटलीस्ट 12 से लेकर 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी आप उसमें जो भी लेटर लिख रहे हैं, जो भी अपना पासवर्ड लिख रहे हैं, वो आपका 4-5 नंबर्स का नहीं होना चाहिए, कम से कम 12 से 16 नंबर्स का होना चाहिए। दूसरा है आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश टैग्स वगैरह आपको ऐड करने पड़ेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर ऐड करें, अपर केस अलग से ऐड करें, लोअर केस अलग से ऐड करें, लेटर्स ऐड करें, नंबर्स ऐड करें। अपने पासवर्ड को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दें कि कोई अगर उसे हैक करना चाहे तो वो कर ही ना सके। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आपका पासवर्ड कोई ऐसा होना चाहिए कि कोई आसानी से गेस ना कर सके। अक्सर स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर्स लगा लेते हैं जो कि बहुत आसानी से कोई भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोग कोई मुहावरा लगा लेते हैं, कोई भी फ्रेज़ होता है, कोई अपनी पर्सनल डिटेल, कोई अपना नाम लिख देता है, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पासवर्ड लगा देते हैं। तो ये जो है ना इजीली गेसेबल, कोई भी आसानी से आपका पास वाला बंदा या आपका डाटा इन्फॉर्मेशन चेक करके कोई भी बंदा जो आपका पर्सनल डिटेल्स जान सकता है और वो आपको पासवर्ड आपका लगा सकता है। तो आपने इस तरह का पासवर्ड नहीं लगाना, कोई अनगेसेबल सा पासवर्ड लगाना है। यूनिक डिफरेंट फ्रॉम पासवर्ड्स यूज्ड फॉर अदर अकाउंट्स, आपने अपने सिस्टम में बहुत सारे अकाउंट्स बनाए होंगे, ठीक है। गूगल अकाउंट्स अलग होंगे, ब्राउज़र अकाउंट्स अलग होंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स अलग होंगे, सबका एक पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अगर आपका अनलकीली कोई एक पासवर्ड हैक कर ले तो ये ना हो कि आपको सारे अकाउंट से हाथ धोना पड़ जाए। आपको सिर्फ एक अकाउंट, उस क्रिटिकल कंडीशन में आपको सिर्फ एक अकाउंट का नुकसान होना चाहिए। पहले बात तो नुकसान होना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई हैक कर लेता है आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड भी, तो आपने कोई यूनिक पासवर्ड रखना है, हर एक अकाउंट का यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड कॉमन पैटर्न्स, यानी बहुत सारे लोग कीवर्ड की जो फर्स्ट लाइन होती है QWERT वो रख लेते हैं, या बहुत कॉमन है लोग रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और पासवर्ड भी रख लेते हैं। आजकल जो एक फ़ैशन है, मुझे नहीं पता, ये भी लोग पासवर्ड रख लेते हैं। तो इस तरह के पासवर्ड से आपने अवॉइड करना है। तो ये है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह आपको एग्ज़ाम से अप टू डेट आंसर्स मिलते रहेंगे। जिस तरह आपके F22 के पेपर में अटैम्प्ट करना होगा, जिस तरह से आपने उसको लिखना होगा फुल मार्क्स के लिए, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।